जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं विपक्षी नेता, जाली नोट तस्कर, पाकिस्तानी एजेंट और एक सेना का जवान। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात यूसीसी को लेकर विपक्ष के हंगामे की। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष की ओर से हंगामा देखा गया। विपक्षी दलों के विधायक और नेता हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और ये हंगामे की वजह थी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी यूसीसी बिल विधानसभा में पेश करने के लिए घर से निकले। यूसीसी बिल को पेश करने के लिए सीएम धामी भारत का संविधान लेकर निकले दिखाई दिए। फिर मुख्यमंत्री धामी के विधानसभा में यूसीसी पेश करते ही यहां मौजूद विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। अब इसको लेकर विधानसभा में चर्चा होगी, जिसके बाद बिल पर वोटिंग होगी। विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद विधेयक बन जाएगा और फिर इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इस बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। जैसे ही सीएम धामी ने यूसीसी विधेयक को सदन के पटल पर रखा, वैसे ही पूरे विपक्ष में हड़कंप मच गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा पर संदेह है। वहीं बिल पेश होते ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सदस्यों से इस पर राय मांगी। सदस्यों ने जय श्री राम और भारत माता की जय के साथ बिल का समर्थन किया। वहीं एक आवाज ना की भी आई। साथ ही साथ इसको लेकर तमाम मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कई मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और यूसीसी को नकार दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस बिल को पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत है। प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के पास 47 और कांग्रेस के पास 19 सीटें हैं। इस बहुमत के साथ धामी सरकार को बिल पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है जहां विधानसभा में यूसीसी कानून लाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाज से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा। यूसीसी के तहत सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। पुरुष महिला को तलाक देने के समान अधिकार मिलेंगे। लिव इन रिलेशनशिप डिक्लेयर करना जरूरी है। लिव इन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा होगी। वहीं लिव इन में पैदा बच्चे को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। महिला के दोबारा विवाह में कोई शर्त नहीं है। अनुसूचित जनजाति दायरे से बाहर है। बहु विवाह पर रोक, पति या पत्नी के जीवित रहने दूसरी शादी नहीं हो सकती। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी, बिना रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं है। उत्तराधिकारी में लड़कियों को बराबर का हक मिलेगा। दूसरी खबर यूपी एटीएस के तगड़े एक्शन की है, जहां यूपी एटीएस ने बांग्लादेश से जाली भारतीय नोटों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सप्लाई करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एटीएस की टीम ने 45,000 की जाली भारतीय नोट बरामद किए हैं। यूपी एटीएस को सूचना मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश से कुछ लोग पश्चिम बंगाल के जाली भारतीय नोट तस्कर गिरोह के संपर्क में है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश में छिपने वाली जाली भारतीय करेंसी यूपी में लाई जाती है। इसके बाद इन जाली नोटों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जाता है। मुखबिर से सूचना पर एसटीएफ की टीम ने मंगलवार को 2 अभियुक्तों को वाराणसी से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के नाम विपिन गुप्ता उर्फ अवनीश और अंकुर मौर्य है। इनके पास से 45,000 रुपए की नकली नोट बरामद किए गए। वहीं दोनों अभियुक्त पश्चिम बंगाल के फरक्का से अपने तस्कर साथियों की मदद से बांग्लादेश से तस्करी करके जाली भारतीय मुद्रा लेकर वाराणसी आए थे। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त शातिर और अभ्यस्त तस्कर हैं।
दोनों पहले भी जेल जा चुके हैं। ये दोनों अभियुक्त अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं। वहीं इनके इस गिरोह में अन्य अपराधियों के सम्मिलित होने की भी संभावनाएं है। इसके संबंध में छानबीन की जा रही है। 27 जनवरी 2024 को भी यूपी एटीएस ने भारतीय जाली मुद्रा को बांग्लादेश से लाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में तस्करी करने वाले गैंग के 2 लोगों को वाराणसी से गिरफ्तार किया था। उनके पास से 97,500 रुपए के जाली नोट बरामद हुए थे। तीसरी खबर मोहम्मद रियाज की है, जो सेना से रिटायर होने के बाद लश्कर का आतंकी बन गया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा के आतंकी रियाज अहमद को दबोचा है। रियाज अहमद जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने का काम कर रहा था और कुपवाड़ा मॉड्यूल का हिस्सा था। उसे सुबह यानी मंगलवार 6 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि रियाज 31 जनवरी 2023 को भारतीय सेना से रिटायर हुआ था। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर के कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था। उनसे पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने रियाज मोहम्मद को दबोचा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आतंकी रियाज अहमद 2 और आतंकियों खुर्शीद और अहमद राठौर और गुलाम सरवर राठौर के साथ मिलकर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से हथियार और गोला बारूद कश्मीर में लाने का काम करता था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रियाज सीमा पार बैठे हैंडलर से संपर्क में था, कांटेक्ट में था और कश्मीर में आतंकों को बढ़ावा देना चाह रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उसे पकड़ लिया गया। आतंकी रियाज अहमद सेना से सेवानिवृत्त हो चुका है। वो कश्मीर के नया गबरा गांव का रहने वाला है। ये गांव कुपवाड़ा में है। उसके बारे में जानकारी कुपवाड़ा में आतंकियों की धरपकड़ के बाद हुई। गौरतलब है कि कुपवाड़ा में बीते दिनों 5 लोगों को बड़ी संख्या में AK-47 राइफल और मैगजीन के साथ पकड़ा गया था। इन लोगों को हथियार पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स मंजूर अहमद शेख और काजी मोहम्मद खुशाल द्वारा भेजे गए थे। इन हथियारों के जरिए ये घाटी में आतंकवाद को फिर से जीवित करना चाह रहे थे। रियाज कुपवाड़ा आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है जो हमले की योजना बना रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 4 फरवरी 2024 को रियाज को लेकर विशेष सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। वो कुपवाड़ा में हुई गिरफ्तारियों के बाद से फरार चल रहा था, भागा भागा फिर रहा था। उसके पास से पुलिस ने एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियों को भी जानकारी दी है, सूचना दी है, अलर्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि रियाज अहमद को भीड़ से ढूंढकर गिरफ्तार किया गया है। वो स्टेशन के गेट नंबर 1 से भागने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है। उसने पूछताछ में खुलासा किया कि वो 3 फरवरी को जबलपुर से महाकौशल एक्सप्रेस से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचा था। उसके साथ उसका एक दोस्त अल्ताफ भी था। अल्ताफ भी सेना से रिटायर हो चुका है। आखिरी खबर पाकिस्तानी जासूस सतेंद्र की है। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात कर्मचारी सतेंद्र सिवाल पाकिस्तान की पूजा नाम की लड़की के जाल में फंसकर देश का गद्दार बन गया था। जहां पूजा ने खुद को कनाडा की बताकर सेना की गोपनीय सूचना हासिल की थी। वो लगातार ISI एजेंट पूजा मेहरा के संपर्क में था। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले सतेंद्र किला परीक्षितगढ़ में एक रिश्तेदार की शादी में गया था। 6 महीने उस पर नजर रख रही ATS ने उसे यहां से उठाकर पूछताछ की। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके अगले ही दिन सतेंद्र ने फिर से पूजा से संपर्क किया और कई जानकारियां उसको बताई। इस बात की जानकारी मिलते ही ATS ने उसे मेरठ कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। रूस की राजधानी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात कर्मचारी सतेंद्र सिवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जासूस पूजा मेहरा के अलावा भी कई अन्य जासूसों के कांटेक्ट में था। पूजा ने ही सतेंद्र की उनसे दोस्ती कराई थी। 6 महीने से सेना इंटेलिजेंस और ATS सतेंद्र के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटा रही थी। वहीं अब गिरफ्तारी के बाद ATS ने सतेंद्र को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। उसके रिमांड पर आने के बाद ही अन्य जानकारियां सामने आएगी। सतेंद्र छुट्टी पर आने के बाद इंटरनेट कॉल के जरिए पूजा से कांटेक्ट में था। ATS सूत्रों के मुताबिक सतेंद्र 2021 में पूजा के संपर्क में आया था, कांटेक्ट में आया था। दोस्ती ऐसी थी कि पूजा को सतेंद्र ने
शादी का प्रस्ताव भी दिया था। उसने शादी करने से इनकार करते हुए समय मांगा था। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में विपक्षी नेता, जाली नोट तस्कर, पाकिस्तानी एजेंट और एक सेना का जवान फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।